हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर निखिल रंजन झा। आज आप लोगों को लाइट से जुड़े हुए जो एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम इंटरफेरेंस के पार्ट को देखेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस किस तरह से हम उसमें इंटेंसिटी वेरिएशन देखते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लाइट क्या है। तो बचपन से हम लोगों को बताया गया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स ट्रू। फिर जब धीरे से और आगे बढ़े तो हमने लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको रिफ्रैक्शन कहा जाता है, उनको देखा। फिर उसके बाद फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा, वो भी रिफ्रैक्शन की एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। फिर उसके बाद कुछ और फिनोमिनाज लाइट की हैं जो लाइट को एक तरह से जब हम मान रहे थे तो उसको हम कुछ प्रॉपर्टीज उसकी समझा पा रहे थे, लेकिन बाकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये जो प्रॉपर्टीज हैं लाइट की, इसको अगर हम पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए हम लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर कर रहे थे। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉम्पटन इफेक्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर करते हैं। लेकिन वहीं लाइट की कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जिनको समझने के लिए अगर हम लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर करें तो हम उसको, उनकी वो फिनोमिनाज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज जिनको लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर करके हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उनको समझाने के लिए हाइगन ने वेव थ्योरी दी और वो वेव थ्योरी के आधार पे फिर जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, तो लाइट की ये प्रॉपर्टीज जो हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको लाइट को एज अ वेव कंसिडर करना पड़ता है। तो इस प्रकार से लाइट का पूरी तरह से अध्ययन करना हो, इफ यू हैव टू स्टडी लाइट एंटायरली एंड टू अंडरस्टैंड द इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देन वी हैव टू कंसिडर in one hand light as a particle and on the other hand we have to consider light as a wave. So in wave optics that we are going to discuss today, we will discuss the wave property or wave related phenomena of light, and more precisely today we are going to discuss interference. इसको हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण। अब इसको अगर समझें तो याद रखने के लिए हम इस वर्ड को लेते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वर्ड बना है इंटरफर से, इंटरफर, तो इसको हम लोग इंटरफियर भी बोलते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और इसमें हम बहुत ध्यान से लगे हुए हैं किसी काम में और बीच में आकर के कोई बार बार हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम उसको कई बार बोलते हैं कि भाई हम कुछ काम में लगे हुए हैं, हमारे काम में इंटरफियर नहीं करो। तो इंटरफियर जब कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति आकर के उसमें बीच में कुछ अवरोध उत्पन्न करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफियर करना। बस बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेरेंस के साथ भी है। इंटरफेरेंस में भी हमको कम से कम दो लाइट सोर्स होना अनिवार्य है। तो आप लोगों ने 11th 12th क्लास में पढ़ा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या होता है कि एक लाइट सोर्स होता है और इस एक लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्स बनते हैं और ये दो लाइट सोर्स एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पे ये दो लाइट सोर्स स्लिट 1 और स्लिट 2 ये अनइक्वल डिस्टेंस तय करके किसी एक पॉइंट पर एक पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी का एक प्रिंट छोड़ते हैं। ठीक है ना? तो ये जो लाइट इधर से इधर तक ट्रेवल कर रही है और एक अगर केवल सिंगल लाइट सोर्स होता तो सीधे जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक से हमने इनहेरेंट सोर्स से कोहेरेंट यानी दो एक जैसे सोर्स बनाए और ये अब एक से दो हो गए हैं, तो इसका जो वेव जा रहा है और इसकी जो वेव जा रही है ये दोनों जगह जगह पर इंटरफियर करेंगे।
और बस इसी कारण से ये जो फिनोमेना है लाइट की, इसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं और इसी को हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं। और होता क्या है, ये दो पॉइंट से जो लाइट निकल रही है ये दोनों एक ही प्रकृति की होती हैं और यहां पर सामने एक स्क्रीन लगा दिया जाता है। इस स्क्रीन से ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो अलग अलग दूरी पर ये दोनों जो प्रकाश पुंज हैं इनको डिस्टेंस कवर्ड जो है अलग अलग होगा और जितना इनका डिस्टेंस कवर होगा उसके अनुसार ही यहां पर इनका पाथ डिफरेंस होगा। क्योंकि यहां से S1 से इस जगह तक सपोज P, S1 से P तक आने में जितना पाथ कवर कर रही है यहां की लाइट, वहां S2 से P में थोड़ा सा कम हो रहा है। तो इसमें जो पाथ S2P वेव कवर कर रही है उससे ज्यादा S1P कर रही है, तो इन दोनों वेव्स में पाथ का डिफरेंस होगा। और इसी तरह से यहां पे सपोज यहां Q ले लेते हैं, तो यहां से जो लाइट आ रही है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, दोनों के पाथ का डिफरेंस होगा। और इसी तरह से यहां से और यहां से सपोज इसको बोल देते हैं S, नहीं इसको P डैश बोल देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों लाइट अलग अलग डिस्टेंस तय करके किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं और वहां पे इनका जो पाथ डिफरेंस होता है उसके अनुसार यहां पर ये पैटर्न बनाती हैं ब्राइट डार्क, ठीक है। और इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस होती हैं। इसको यहां से हम ऐसा मिटा देते हैं क्योंकि ये एक्चुअल कोई डब्बा टाइप का नहीं होता है। यहां पे ये ब्राइट और यहां पे ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये इक्वल विड्थ की होती हैं ये, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, सॉरी, यहां से ये ब्राइट डार्क ऐसे ये फ्रिंजेस हमको मिलती हैं। तो ये जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटर फ्रिंजेस, ठीक है। ये जो हैं ये डार्क हैं, डार्क फ्रिंज बोलते हैं इसको, और ये जो हैं इसको ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, ठीक। तो अब यहां से इंटरफेरेंस की एक परिभाषा निकलती है कि दो कोहेरेंट सोर्स किसी एक पॉइंट पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके मिलते हैं तो उनके पाथ डिफरेंस के कारण सामने स्क्रीन पे हमको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट मिलता है। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट यानी लाइट जो है कहीं पे डार्क दिखेगी, कहीं पे लाइट दिखेगी, कहीं पे ब्राइट दिखेगी, डार्क ब्राइट ऐसी अल्टरनेट फ्रिंजेस हमको दिखती हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस का पैटर्न, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है इसको शॉर्ट में फटाफट आप लोगों को एक बार रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो पाथ डिफरेंस के कारण हो रहा है कि S1 से P तक जाने में लाइट को जो पाथ यानी डिस्टेंस कवर हुआ उससे ज्यादा S2 को हुआ, ठीक है। तो ये पाथ डिफरेंस जो है उसके कारण यहां पर दोनों जो वेव हैं इनके फेज में क्या अंतर आ रहा है, उस फेज में अंतर के कारण यहां पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। एक बार फिर से देखते हैं कैसे और बेहतर तरह से समझ में आएगा कि सपोज यहां पे ये S1 सोर्स से ये जो वेव निकल रही है वो ऐसी निकल रही है, ठीक। और यहां पे S2 सोर्स से जो वेव निकल रही है वो भी इसी तरह की निकल रही है, ठीक है। अब इसमें ये अगर वेव देखें और ये दोनों वेव अगर सुपर इंपोज हो रही हैं तो सुपर इंपोज होने के बाद इनकी इक्वेशन ये हो जाती है और इसमें इनका रिजल्टेंट जो देखें कि एक ही टाइम पे दोनों वेव का फेज सेम है, यहां पे ऊपर है, यहां पे भी ऊपर है, यहां पे नीचे है, यहां पे नीचे है और यहां पे ये ऊपर, तो सबका फेज सेम है। तो दोनों वेव जब किसी एक पॉइंट पर सुपर और यहां पर
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको मिलता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको ब्राइट फ्रिंज मिलती है, इसको हिंदी में दीप्त फ्रिंज बोलते हैं। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कब होगा? फेज डिफरेंस जब 2n पाई का होगा, जहां पे n का मान 0 1 2 3 इस तरह से होगा। इतने फेज डिफरेंस जब भी मिलेगा इन दो वेव्स में, तब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और उस समय ब्राइट फ्रिंज हमको मिलेगी। और वहीं दूसरी ओर हम जब देखें कि जब एक वेव दूसरे के मुकाबले आउट ऑफ फेज हो, सपोज ये ले रहे हैं S3 Y3, ठीक है, तो यहां पे ये वाली दो वेव का सुपरपोजिशन अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए ये वाला जो पहला फेज है ये पॉजिटिव है, यहां पे ये नेगेटिव है, वहीं यहां दूसरा फेज है, यहां नेगेटिव है, यहां पे ये पॉजिटिव है, तीसरा फेज पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी ऑपोजिट फेज है, इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेज। तो जब ये पूरी तरह से दोनों वेव आउट ऑफ फेज होती हैं, तो यहां पर हमको एम्पलीट्यूड 0 मिल जाता है। क्यों? क्योंकि एक का जो एम्पलीट्यूड है दूसरी वेव का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से जब ये नीचे गया और दूसरा वाला ऊपर गया, तो ये फिर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इस कारण हमको एम्पलीट्यूड में 0 मिलता है, और एम्पलीट्यूड जब 0 रहता है, एम्पलीट्यूड जब 0 होता है तो उस समय इंटेंसिटी 0 हो जाती है, और इस कंडीशन पे फिर हमको जो इंटरफेरेंस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको लाइट बिल्कुल नहीं मिलती है, तो हमको डार्क फ्रिंज मिलती है। अब इसमें जो फेज हैं दोनों वेव्स के, ये फेज जो हैं फेज डिफरेंस, ये हरदम पाई का होता है, यानी 180 डिग्री का होता है, तो फेज डिफरेंस पाई का होता है। ठीक है, और साथ में अब अगर इसको हम लोग देखें तो इसको n पाई भी बोल सकते हैं, जहां पे n की वैल्यू 1 3 एंड सो ऑन रहेगी। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आउट ऑफ फेज रहेंगे, हमको डार्क फ्रिंज दिखेगी, और उसमें फेज डिफरेंस जो है n पाई का होगा। और यहां पर अब हम पाथ डिफरेंस देखें तो पाथ डिफरेंस यानी यहां से यहां तक का पाथ, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का ज्यादा दिख रहा है पाथ, यहां से कम दिख रहा है, यहां से S2 से S1 से P का पाथ ज्यादा दिख रहा है, S2 P का कम पाथ दिख रहा है। तो ये पाथ का जो डिफरेंस है, ये भी पाथ डिफरेंस हमको इन दोनों में देखना पड़ेगा, जो आगे कैलकुलेशन में हमको जरूरत पड़ती है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है, ये होता है एक n लैम्डा का, जहां पे n लैम्डा की जो वैल्यू है 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये याद रखने का है। अब यहां पे अगर देखें तो यहां पे 2n -1 +1 दोनों ले सकते हैं, लैम्डा बाई 2, ये पाथ डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या है, n की वैल्यू हम यहां पर 1 से लेंगे, 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्राइट डार्क और ब्राइट इस तरह से फ्रिंजेस मिलती हैं। ये एक आइडियल कंडीशन पे सुपरपोजिशन की हमने देखा कि जब पूरी तरह से एक ही फेज में होते हैं तो कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, जिसमें ब्राइटनेस सबसे ज्यादा ब्राइटनेस रहती है, और जब टोटली दो वेव्स आउट ऑफ फेज होती हैं तो इस समय कंप्लीटली डार्क फ्रिंज मिलती है। लेकिन ये आइडियलिस्टिक कंडीशन है, पूरी तरह से ऐसा इंटरफेरेंस में नहीं होता है, और इसमें ये बीच की कंडीशन जो है, ये बीच की कंडीशन पे ब्राइटेस्ट होगा, और यहां पे डार्क के सेंटर में यहां पे डार्केस्ट होगा, और इन दोनों के बीच में वेरिएशन होगा। ठीक है, क्योंकि पाथ डिफरेंस एक एग्जैक्टली ये आउट ऑफ फेज और कंप्लीटली इन फेज ऐसा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये वेरिएशन हमको मिलता है इंटरफेरेंस में। अब ये आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है, दिस इज द बेसिक थिंग
and before we move ahead we need to clarify all these basic concepts. तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट फ्रिंज, इसमें ये फेज डिफरेंस होता है, इसमें ये पाथ डिफरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव में ये फेज डिफरेंस होता है, ये पाथ डिफरेंस होता है और डार्क फ्रिंज मिलती है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस कितने प्रकार से होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक बार ये देख लें कि इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या क्या थी। तो जैसा कि नाम से हमने आप लोगों को समझाया कि इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दो लाइट वेव्स होंगी, और दो लाइट वेव्स अगर हैं तो एक वेव दूसरे से इंटरफियर करेगी, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस के लिए पहली कंडीशन तो यह हो गई कि दो वेव्स होना अनिवार्य है। दूसरी क्या हो गई कि लाइट वेव जो है, जो भी वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। इसीलिए इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होती है कोहेरेंट सोर्सेज होना चाहिए, दो सोर्सेज जिनकी एक सी प्रॉपर्टीज हों। तो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं, ये कोहेरेंट सोर्सेज कई तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि नेचर में कोई भी दो अलग अलग सोर्सेज एक जैसे नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि सारी दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका एग्जैक्टली सेम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही आधार पे जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज एक ही इनहेरेंट सोर्स से बनाए जाते हैं। तो इंटरफेरेंस के लिए ये दो कोहेरेंट सोर्सेज किस तरह से बन रहे हैं, जिसके कारण से इंटरफेरेंस हो रहा है, उसके हिसाब से ही इंटरफेरेंस को दो टाइप में फर्दर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो टाइप है, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जिसमें वेव फ्रंट का डिवीजन होता है और एक वेव से दो वेव्स बन जाती हैं। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, एक को देखेंगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दो स्लिट होती हैं S1 S2 और इनके पीछे एक इनहेरेंट सोर्स होता है। और इंटरफेरेंस के लिए एक और कंडीशन है जो मैं फिर से रिकॉल करना चाहता हूं कि इंटरफेरेंस के लिए लाइट जो है एक वेवलेंथ की होनी चाहिए, ठीक है। तो एक वेवलेंथ की लाइट होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से ये लाइट सोर्स निकला। मोनोक्रोमेटिक को हम कैसे समझेंगे कि एक ही कलर की लाइट हो। जैसे व्हाइट कलर की लाइट को अगर हम देखें तो व्हाइट कलर हमको दिखता है कि एक ही कलर है, लेकिन अगर उसको हम प्रिज्म से अगर डिस्पर्स करके देखें तो वो व्हाइट कलर जो है 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से वो व्हाइट कलर को हम बोलेंगे कि व्हाइट कलर मोनोक्रोमेटिक नहीं है बल्कि क्रोमेटिक है, यानी उसमें कलर भरे हुए हैं। लेकिन मोनोक्रोमेटिक क्या हो जाएगा, मोनो वर्ड का मतलब जैसा समझ में आता है कि एक, तो मोनोक्रोमेटिक यानी एक कलर की लाइट। तो एक कलर की लाइट पीली हो सकती है, नीली हो सकती है, लाल हो सकती है, हरी हो सकती है। तो एक कलर की अगर कोई लाइट दिख रही है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। जनरली एक्सपेरिमेंट में हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट जो यूज करते हैं उसमें सोडियम लैंप को यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस को जो भी प्रैक्टिकल आप लोग एक्सपेरिमेंट में करते हैं उसमें सोडियम लैंप, पीले कलर के जो आपको बल्ब दिखता है वो सोडियम लैंप का होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इंटरफेरेंस दो प्रकार के होते हैं, किस तरह से उसमें कोहेरेंट सोर्सेस बनाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे ये दो टाइप्स डिवाइड किए हैं। तो पहला जो है डिवीजन बाय वेव फ्रंट। तो यहां पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
जो हम लोगों ने देखा है उसमें एक इनहेरेंट सोर्स होता है, यानी पीछे से एक सोर्स होता है और सामने दो स्लिट होती हैं, और जैसे ही ये वेव इधर पे पहुंचती है तो यहाँ पे S1 जो स्लिट है ये एज अ सोर्स वर्क करने लगती है हाइगन्स वेव थ्योरी के अनुसार। वो कैसे है आप लोग 12th में एक बार फिर से हाइगन वेव थ्योरी को निकाल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो S1 एक सोर्स बन जाएगा, उसके बाद फिर S2 एक सोर्स बन जाएगा, और यहां पर इस पॉइंट पर जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट एज अ सोर्स का काम कर रहा है सेकेंडरी के लिए। ठीक है, ये हाइगन की थ्योरी है। तो यंग्स डबल स्लिट में एक सोर्स से दो सोर्स बने, दो कोहेरेंट सोर्स, और इनका हमने यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से एक ही इसके जो वेव फ्रंट चल रहे हैं S1 और S2 पॉइंट पर आने पर वो प्राइमरी वेव फ्रंट्स जो हैं उनको वेव फॉर्म्स भी बोलते हैं, दे विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेकेंड वेव फ्रंट, और ये मिलकर के फिर यहां पे ये दूसरा एक लाइट सोर्स बना देंगे। तो यहां पर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हो रहा है, इसी को हम लोग डिवीजन ऑफ वेव फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंटरफेरेंस वेव फ्रंट का होता है। ठीक है ना, वेव फ्रंट से ये दो कोहेरेंट सोर्स मिलते हैं हमको, और इससे फिर इंटरफेरेंस हमको दिखता है। तो इसका जो एग्जांपल है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसी तरह से अगर हम देखें तो यहां पर फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म हो जाता है। तो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म में भी यहां पे ये लाइट ऐसी जाती है, और यहां पर हमको ये दो सोर्सेस इस जगह पे ऐसे दिखते हैं एक ही के। ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक ही सोर्स होता है, दूसरे साइड से हमको इसमें दो सोर्सेस दिखने लगते हैं, और ये दो सोर्सेस सामने हमको इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी क्या है, यहां पे भी ये जो फ्रंट जा रहा है वेव फ्रंट, यहां से ये रिफ्रेक्ट होकर के यहां पे बेंड होगा, और उसके बाद उसी का रिफ्रेक्शन वेव फ्रंट का हमको यहां पर दिखेगा। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब दूसरा जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल्स जो हैं न्यूटन रिंग्स, दूसरा इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म, तीसरा एग्जाम्पल और क्या हो जाता है इसमें, मैकेल्सन्स इंटरफेरोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये तीनों के हम डायग्राम आपको बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसमें पहले देखें थिन फिल्म का। थिन फिल्म में क्या होता है, जैसे पानी का जैसे साबुन अपन ने पानी में घोला और उसका साबुन वाले पानी में जो बुलबुला बनता है, तो बुलबुले में एक पतली सी परत रहती है जो गोलाकार रहती है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो वो थिन फिल्म बन जाती है बबल की। ठीक है ना, तो इस बबल की अगर थिन फिल्म को अगर हम लें तो इसमें भी इंटरफेरेंस दिखता है हमको, जिसके कारण बबल में हमको अलग अलग रंग ऐसे लहराते हुए हमको दिखते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ दैट थिन फिल्म। तो वो थिन फिल्म का एक सेक्शन हमने लिया, तो इधर से एक इंसिडेंट लाइट गई, तो ये पार्शियली यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और पार्टली ये यहाँ पे अंदर रिफ्रैक्ट होती है, ये नॉर्मल है। ठीक है ना, और यहाँ से ये पार्टली रिफ्रैक्ट, और यहाँ से फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई पार्टली, यहाँ से पार्टली रिफ्रैक्ट हुई, और फिर यहाँ पे जब आएगी
तो यहाँ से फिर से यहाँ पर पार्टली रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो इसको आप लोग आगे देखेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड मीडियम कहलाता है, रिफ्लेक्टेड, और ये ट्रांसमिटेड, और इसी तरह से ये रिफ्लेक्ट होकर के और यहाँ पे भी ये T1 T2 दो सोर्सेस बन जाते हैं, यहाँ पे R1 R2 दो सोर्सेस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऊपर से बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब इंटरफेरेंस के लिए दो कोहेरेंट सोर्सेस बनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरफेरेंस इज बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये किसका कंडीशन हो गया, ये थिन फिल्म का हो गया। अब इसी तरह से हम देखें दूसरा जो है न्यूटन्स रिंग्स का। न्यूटन्स रिंग्स में क्या होता है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा रहता है, ठीक है। एक हमने इस पे वीडियो भी बनाया है, आप लोग देखिएगा उसको। प्लेन ग्लास प्लेट पे रखा रहता है। ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या है, प्लेन ग्लास प्लेट। अब यहां पे क्या है, लाइट रे आती है, तो लाइट रे जो आई यहां पे ये इंटरनली रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और इसके बाद फिर एक पार्ट जो है यहां पे आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये रिफ्रैक्ट होकर के यहां पे आएगा, दूसरा पार्ट यहां पे आएगा, और ये फिर यहां पे एक रिफ्रैक्ट होगा, और दूसरा पार्ट यहां से ये रिफ्रैक्ट होगा। तो यहां पे इस प्रकार से ये दो लाइट रे यहां पर इंटरफियर करती हैं, ठीक है। तो यहां पर भी ये बिल्कुल वैसा ही फिनोमेना हो रहा है जैसा थिन फिल्म में था। इसमें थिन फिल्म को जब हम एक साइड से जोड़ देते हैं और दूसरी साइड इसकी विड्थ अगर बढ़ती चली जाती है तो इसको हम लोग वेज फिल्म कहते हैं। तो ये थिन फिल्म में भी जो इंटरफेरेंस होता है डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड का होता है, और उसी तरह से डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड का न्यूटन्स रिंग्स में भी इंटरफेरेंस होता है, और फिर माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर में। तो इस तरह से ये इंटरफेरेंस के ब्रॉडली ये दो टाइप होते हैं, ठीक है।